नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग जो ज्योग्राफी के अंतर्गत भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे कि भारत के भौतिक प्रदेश उनको 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। हम लोगों ने उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, हिमालय और मैदानी प्रदेश की हम लोगों ने बात कर ली है। तीसरा जो भौतिक प्रदेश स्टार्ट हम लोग करेंगे वो करेंगे प्रायद्वीपीय भारत। ये हम लोगों का तीसरा नंबर का भौतिक प्रदेश होगा। इस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आप लोगों को मुख्य तौर पर प्रमुख पठारों की बात की जाएगी। ये भारत का मानचित्र है बनाने का प्रयास किया है कि हम लोग क्रम से ही कुछ पठारों को देखेंगे, उनको नोट डाउन भी करेंगे, उनको समझने का प्रयास भी करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि भारत में कौन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा पठार स्थित है। ये भारत का मानचित्र है। इसके अंतर्गत यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे कि गुजरात वाला क्षेत्र, ये गुजरात से आगे चलेंगे तो राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। जब जम्मू कश्मीर से हम आगे चलेंगे तो पीओके वाले क्षेत्र के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर में प्रवेश करते हुए इधर लद्दाख वाले क्षेत्र को स्पर्श करते हुए हिमाचल प्रदेश से आगे चलेंगे तो इधर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये नेपाल वाला क्षेत्र। ये भारत का जो विस्तार है ये आउटलाइन के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया है। हम लोग पहले अच्छे से समझेंगे कि कौन कौन सा क्षेत्र, कौन कौन सा पठार कहाँ कहाँ पर स्थित है। फिर हम जब अलग अलग पठारों को पढ़ेंगे तो उन अलग अलग पठारों को पढ़ने के बाद ही समझ सकते हैं कौन कौन सा पठार है कहाँ है। ये वाला जो क्षेत्र है, इतने वाले प्रदेश या क्षेत्र के अंतर्गत हम लोगों ने मूल रूप से हिमालय पर्वतीय प्रदेश को देखा था कि यहाँ हिमालय का विस्तार पाया जाता है। हिमालय के नीचे चलेंगे तो शिमला की पहाड़ियाँ, शिमला की पहाड़ियों से आगे आएंगे तो ये अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश से नीचे उतरेंगे तो यहाँ मेवाड़ का पठार। कौन सा पठार? मेवाड़ का पठार, जो हम लोगों के सिलेबस के अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठार में हम लोग सबसे पढ़ने वाले हैं। ये मेवाड़ का पठार, मेवाड़ वाले क्षेत्र के अंतर्गत मेवाड़ का पठार। मेवाड़ के पठार के यदि हम आगे चलेंगे तो यहाँ मध्य भारत का पठार हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये वाला जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत बुंदेलखंड का पठार हम लोग पढ़ेंगे। बुंदेलखंड के पठार के नीचे चलेंगे तो यहाँ पर विंध्याचल श्रेणियाँ पाई जाती है। वो लोग कौन सी श्रेणियाँ पाई जाती है? विंध्याचल श्रेणियाँ पाई जाती है। विंध्याचल श्रेणियों के नीचे चलेंगे हम लोग तो यहाँ पे बघेलखंड का पठार मिलेगा। कौन सा पठार मिलेगा? बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार से नीचे चलेंगे तो ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मिलेंगी हम लोगों को। ये सतपुड़ा, विंध्याचल, सतपुड़ा, ये सतपुड़ा वाले क्षेत्र के अंतर्गत सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मिलेगी। सतपुड़ा से नीचे उतरेंगे तो भारत के अंतर्गत हम बात करते हैं ये दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी प्रदेश के अंतर्गत मूल रूप से हम लोग यहाँ छोटा नागपुर का पठार के देंगे। ये छोटा नागपुर का पठार भारत के अंतर्गत खनिजों का अजायब घर कहलाता है। काफ़ी मात्रा में खनिज पदार्थों का जमाव पाया जा सकता है, क्योंकि भारत में जो खनिज पदार्थ हैं उनको 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं लौह खनिज, अलोह खनिज। तो भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो लौह खनिजों का जमाव पाया जा सकता है या धात्विक खनिजों का जमाव पाया जा सकता है उत्तराखंड के पठार के अंतर्गत सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसमें भी हम छोटा नागपुर का पठार देखेंगे। छोटे नागपुर के पठार से हम नीचे चलेंगे तो ये दंडकारण्य का पठार। अब दंडकारण्य का पठार, ये छोटा नागपुर का पठार, इसका विस्तार झारखंड के आसपास के क्षेत्रों में, झारखंड में देखा जा सकता है। दंडकारण्य के पठार का जो विस्तार है वो हम लोग छत्तीसगढ़ में देखेंगे, जो कभी मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। 1 नवंबर सन 2000 को ये छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से। आगे हम नीचे चलेंगे तो देखेंगे मुख्य तौर पर दक्कन का पठार, अर्थात ये मुख्य दक्कन का पठार हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। ये वाला जो क्षेत्र है ये पूर्वी घाट के रूप में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पूर्वी घाट के रूप में पढ़ेंगे, तटीवर्तीय प्रदेशों के रूप में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये पश्चिमी घाट हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। पश्चिमी घाट से अब हम आगे देखेंगे, जैसे कि नंबर 4 पे यहाँ पे सतपुड़ा की पहाड़ियों के नीचे यदि देखेंगे तो यहाँ हम लोग देखेंगे मालवा का पठार। इसका विस्तार भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के अंतर्गत काठियावाड़ की पहाड़ियाँ पाई जा सकती है। आगे हम लोग देखेंगे पूर्वी घाट, ये छोटा नागपुर का पठार। ये नंबर
9 नंबर पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे हम लोग अरुणाचल प्रदेश है, ये असम है, और इस वाले क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग मूल रूप से कार्बी एंग्लों का पठार देखेंगे। ये लिखा हुआ है यहाँ कार्बी एंग्लों का पठार देखेंगे। इसके कार्बी एंग्लों के पठार के नीचे तुरंत नीचे उतरेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे मेघालय का पठार। इस मेघालय के पठार के अंतर्गत भी हम लोग अलग अलग 3 वर्गों में बांट देंगे। जैसे कि यहाँ गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ पाई जा सकती है, तो गारो खासी जयंतिया की इन पहाड़ियों वाले प्रदेश के अंतर्गत मुख्य रूप से उनकी कौन कौन सी ऊंची चोटियाँ हैं, उन सब का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ये प्रायद्वीपीय पठार का हल्का सा प्रोफॉर्मा है, जिसके अंतर्गत हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की यदि हम बात करेंगे तो सबसे पहले वही बात करेंगे कि गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है, अवशेष माना जा सकता है। फिर हम आगे चलते हुए बात करेंगे तो गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है, लेकिन ये है भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। ये भारत के 16 लाख वर्ग किमी भूमि पर फैला है दक्कन का पठार। बोलो कौन सा पठार? 16 लाख वर्ग किमी भूमि पर फैला हुआ है दक्कन का पठार। 600 से लेकर 900 मीटर के बीच इसकी औसत ऊंचाई मानी जाती है। अर्थात इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से लेकर 900 मीटर के बीच में इसकी औसत ऊंचाई मानी जा सकती है। ऐसा कहा जाता है कि ये 1400 किमी तो इसका औसत चौड़ाई है। 1400 किमी औसत चौड़ाई है। ये देख लेते हैं हम लोग। ये चौड़ाई 1400 किमी इसकी औसत चौड़ाई मानी जा सकती है, और 1700 किमी ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी लंबाई मानी जा सकती है। 1700 किमी लंबाई इसकी मानी जा सकती है। 16 लाख वर्ग किमी भूमि के अंतर्गत फैला हुआ है, जिसमें अनेक प्रकार के पठार पाए जा सकते हैं। उन पठारों की यदि हम बात करेंगे तो मेवाड़ का पठार है, मध्य भारत का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार है, कार्बी एंग्लों का पठार है, मेघालय का पठार है, दंडकारण्य का पठार है, पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट को हम लोग देख ही लेंगे, सतपुड़ा, विंध्याचल, और इन श्रेणियों को भी हम लोग यहाँ समझ लेंगे। अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली जानते हो आप लोग, जो कहते हैं कि प्री कैम्ब्रियन काल के अंतर्गत इसकी उत्पत्ति हुई थी। अमेरिका की अप्लेसियन पर्वतमाला से अरावली की तुलना की जा सकती है। अरावली को विशेष तरीके से देखेंगे जब हम लोग राजस्थान पढ़ेंगे। तो ये मानचित्र है, इसके अंतर्गत हम प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत इतनी सारी सब कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आप लोग इन्हें यहाँ से स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर सकते हो। ये गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जा सकता है। ये पठार यूँ कहते हैं कि भौतिक प्रदेश, जो भारत के 6 भौतिक प्रदेश है, उन 6 भौतिक प्रदेशों में यदि सबसे ज़्यादा बड़ा भौतिक प्रदेश यदि कोई है तो वो मूल रूप से ऐसा कहा जा सकता है कि वो प्रायद्वीपीय भारत होगा। 16 लाख वर्ग किमी भूमि के अंतर्गत फैला हुआ है। इसकी सामान्य जो आकृति है, उन आकृति की भी यदि बात की जाए तो ये त्रिभुजाकार है। इसे दक्कन का पठार भी कहते हैं पूरे को, दक्कन या दक्षिण का पठार। ये जो दक्षिण का पठार है, मूल रूप से इसे प्रायद्वीपीय पठार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। नीचे हम लोग देखेंगे तो हिंद महासागर, इधर देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी, और यहाँ देखेंगे तो अरब सागर। इसके अंतर्गत हम लोग इनको सबको पढ़ने वाले हैं। 600 से लेकर 900 मीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जा सकती है औसत। यदि इसकी सामान्य थे औसत चौड़ाई देखी जाए तो 1400 किमी है। ये लंबाई देखी जाएगी तो 1700 किमी की लंबाई है। और ये त्रिभुजाकार पठार
पाया जा सकता है। त्रिभुज की आकृति का फैला हुआ है, दक्कन के और दक्षिण के पठार के नाम से जाना जाता है। हम लोग बारी बारी से अब हम जैसे समझने वाले हैं वो होगा मेवाड़ का पठार। छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग इसे समझेंगे। इसके शॉर्ट लीजिए। देखिए हम लोग अब प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत देखेंगे कि पहला मेवाड़ का पठार, फिर हम लोग देखेंगे मध्य भारत का पठार, नंबर 3 पर देखेंगे बुंदेलखंड का पठार, नंबर 4 पर देखेंगे मालवा का पठार, और नंबर 5 पर देखेंगे बघेलखंड का पठार, नंबर 6 पर देखेंगे छोटा नागपुर का पठार, और आगे देखेंगे 7 पर दंडकारण्य, 8 पर देखेंगे मेघालय का पठार, और नंबर 9 पर देखेंगे कार्बी एंगलोंग का पठार, और 10 पर देखेंगे मूल रूप से दक्कन का पठार। बारी बारी से एक एक पठार की बात करेंगे। ये उसी भारत के अंतर्गत है जहाँ मानचित्र में हम लोगों ने इनको समझने का प्रयास किया था। सबसे पहले यदि हम लोग बात करेंगे मेवाड़ के पठार की, मेवाड़ के पठार की, यदि मेवाड़ के पठार की हम लोग बात करते हैं तो मेवाड़ का पठार यहाँ ये राजस्थान देखो आप लोग, इस राजस्थान के अंतर्गत सबसे ज़्यादा इस मेवाड़ के पठार का विस्तार पाया जा सकता है। अरे सबसे ज़्यादा क्या, सबसे पूर्ण रूप से मेवाड़ के पठार का विस्तार हमें देखने को जहाँ मिलेगा वो राजस्थान ही होगा। वही ये अरावली पर्वतमाला, और अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत ये वाला जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत मेवाड़ के पठार का विस्तार पाया जा सकता है। मेवाड़ का पठार, तो मेवाड़ के पठार का विस्तार है वो राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, राजस्थान के अंतर्गत। फान के अंतर्गत मेवाड़ के पठार का विस्तार पाया जाता है। यहाँ मेवाड़ के पठार के अंतर्गत मुख्य रूप से बनास नदी प्रवाहित होती है। मेवाड़ के पठार के अंतर्गत बनास नदी प्रवाहित होती है, और अरावली पर्वतमाला के दक्षिण के अंतर्गत इस मेवाड़ के पठार का विस्तार पाया जा सकता है। बनास नदी सबसे ज़्यादा यहाँ बहती है। तो कहते हैं कि जो मेवाड़ का पठार है उसका सामान्य ढाल इधर दक्षिण और पूर्व की ओर माना जा सकता है। हम लोग मेवाड़ के पठार को देख रहे हैं। आगे देखते हैं मध्य भारत का पठार। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हम लोगों ने मेवाड़ के पठार को देखा है। मेवाड़ के पठार को हमने राजस्थान में अरावली के अंतर्गत देखा है। अब हम मध्य भारत का पठार देखेंगे। मध्य भारत के पठार का विस्तार हम MP मध्य प्रदेश में पाया जाता है। प्रदेश के अंतर्गत इसका विस्तार पाया जाता है। मध्य भारत के पठार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ चंबल नदी प्रवाहित होती है। चंबल नदी मुख्य तौर पर मध्य भारत के पठार के अंतर्गत ही प्रवाहित होती है। चंबल जो प्रवाहित होती है उसी के नाम पर इस मध्य भारत के पठार को चंबल का पठार या चंबल का बेसिन भी कहते हैं। बेसिन भी कहते हैं। बेसिन का तात्पर्य है प्रदेश से लिया जाता है। बेसिन का तात्पर्य प्रदेश से लिया जा सकता है। अगला जो हम लोगों का पठार होगा वो होगा बुंदेलखंड का पठार। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 10 पठार हम लोग पढ़ने वाले हैं। बुंदेलखंड का पठार, बोलो कौन सा पठार, बुंदेलखंड का पठार। ये चंबल नदी राजस्थान के अंतर्गत बहती हुई जब प्रवेश करेगी तो वहाँ बीहड़ भूमि का निर्माण करती है। बीहड़ भूमि का निर्माण करती है। उसे खड्ड भूमि भी कहते हैं, उत्खात भूमि भी कहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा खड्ड भूमि, बीहड़ भूमि का निर्माण, एग्लोरेशन जिनका निर्माण करती है वो चंबल नदी मानी जा सकती है। जो चंबल नदी है मुख्य तौर पर ये राजस्थान के अंतर्गत के प्रभाव में बीहड़ भूमि को देखेंगे। आगे हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, ये लोग बुंदेलखंड का पठार, खंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार का जो विस्तार पाया जाता है वो यूपी MP में पाया जाता है। यूपी और MP के अंतर्गत इस बुंदेलखंड के पठार का विस्तार पाया जा सकता है।
कहते हैं यहाँ अर्ध शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है। अर्ध शुष्क परिस्थितियाँ बोले तो जलवायु वायु पाई जाती है। जब अर्ध शुष्क परिस्थितियाँ जलवायु पाई जाती है तो यहाँ पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। संपत्ति पाई जाती है। ये एक एक शब्द एक एक तथ्य याद रखने हैं। बुंदेलखंड के पठार का विस्तार यूपी एमपी में अर्ध शुष्क परिस्थितियाँ जलवायु पाई जाती है और यहाँ पर मूल रूप से पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। केन बेतवा या नदियाँ निकलती हैं। केन बेतवा नदियाँ बहती है। हम थ्योरी का विस्तार थोड़ा कम करते जा रहे हैं। थ्योरी किसी काम की नहीं रहती है, लेकिन समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मेवाड़ का पठार राजस्थान में पाया जाता है, अरावली के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर। मध्य भारत का पठार याद रखना है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अभी पूरी लाइन लिखते हुए तो बोर्ड बढ़ जाता है एक साथ ही कि मध्य भारत के पठार का विस्तार मूल रूप से मध्य प्रदेश में पाया जाता है। फिर अगली लाइन लिखते हुए 3 को नहीं समझ पाते आप लोगों को, तो ये बस शब्द चुराने हैं आप लोगों को। तो मध्य भारत के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य भारत के पठार में चंबल नदी का विस्तार पाया जा सकता है। चंबल नदी बहती है, इस प्रदेश को चंबल बेसिन के नाम से भी जाना जा सकता है। आगे देखते हैं, चंबल नदी जहाँ बहती है वहाँ बीहड़ भूमि का निर्माण करती है, यहाँ उत्खात भूमि बनती है, खड्ड भूमि का निर्माण होता है। आगे देखेंगे बुंदेलखंड का पठार। अब बुंदेलखंड का पठार यूपी एमपी की सीमा पर फैला हुआ माना जा सकता है। अर्धशुष्क या जलवायु पाई जा सकती है। एक एक शब्द का तात्पर्य एक एक लाइन से लिया जा सकता है। अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। आगे बात करते हैं, पतझड़ वनस्पति पाई जा सकती है। केन बेतवा यहाँ मुख्य तौर पर बहने वाली नदियाँ हैं। 3 पठार हम लोगों ने देखे हैं, पहले मेवाड़ का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार। मैं तो एक ही शब्द में नाम, यदि एक ही शब्द में बात करूँ तो मेवाड़ का पठार R4 राजस्थान में पाया जाता है। मध्य भारत का यदि पठार लिया जाए तो वैसे मध्य भारत और वैसे मध्य प्रदेश अर्थात MP में इसका विस्तार पाया जा सकता है। हम लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश की जाना पाओ पहाड़ियों से तो विंध्याचल की श्रेणी से निकलती है, वहाँ चंबल नदी का विस्तार पाया जा सकता है। चंबल नदी वहीं से निकलती है, फिर हम लोगों के राजस्थान में चित्तौड़ के 84गढ़ में वो प्रवेश कर जाती है। आगे हम बुंदेलखंड के पठार की बात करें तो UP+MP अर्थात UP MP की सीमा पर जो पठार है वो बुंदेलखंड का पठार माना जा सकता है। आगे हम बात करेंगे मालवा के पठार की। अब मालवा का पठार, इसका विस्तार मुख्य तौर पर राजस्थान में भी पाया जाता है, जिसे हम लोग दक्षिण का पठार कहते हैं, सेमारोती भी कहते हैं। लेकिन इसका मुख्य जो विस्तार पाया जा सकता है वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत पाया जा सकता है, MP। इसे आप लोग नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखेंगे, मालवा का पठार ये दक्षिणी भारत नक्शा बना रहते हैं थोड़ा। ये मालवा के पठार का विस्तार यह पाया जा सकता है। ये अब मालवा का पठार तो यहाँ त्रिभुजाकार है, तो वैसे भी समझ सकते हैं। ये लो मालवा का पठार मालवा का पठार मध्य प्रदेश के अंतर्गत पाया जाता है, MP में फैला है। मालवा का पठार MP में फैला हुआ है, त्रिभुजाकार माना जाता है, मुख्य तथ्य देखेंगे और मुख्य तथ्य के अंतर्गत वही लाइन डिटो छापेंगे जो पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। लाइनों को ज़्यादा विस्तार नहीं देंगे, जैसा कि आप लोगों ने कमेंट करके कहा था कि सर पूरी लाइन को विस्तार नहीं, मुख्य केंद्र पे ही फोकस करो। तो आगे देखते हैं, त्रिभुजाकार माना जा सकता है। मालवा के पठार का निर्माण जो माना जाता है वो लावा व निर्मित पठार माना जाता है, पठार माना जाता है। ये लावा निर्मित पठार कैसे है, लावा की बात कर लेते हैं हम लोग। ये जैसे कि सामान्य धरातल है और सामान्य धरातल के अंतर्गत यहाँ ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो ज्वालामुखी का जो मुख है वो क्रेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रेटर कहलाता है। यदि ज्वालामुखी उद्गार हुआ है, मुखी उद्गार हुआ है, तो ज्वालामुखी उद्गार के अंतर्गत धरातल के नीचे जो पाया जाता है तरल पदार्थ उसे तो मैग्मा कहते हैं,
लेकिन यदि वो धरातल पर प्रकट हो जाए वही मेग्मा तो उसे लावा कहा जाता है। अर्थात ये लावा निर्मित मैदान माना जाता है। ये लावा जब ठंडा हो जाता है तो मिट्टी के रूप में, जैसे कि यहाँ जब लावा निर्मित पठार माना जा सकता है। यहाँ काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है या काली मिट्टी पाई जाती है। जब काली मिट्टी पाई जाती है तो यहाँ कपास की खेती सर्वाधिक की जाती है और कपास की खेती काली मिट्टी में होती है, इसीलिए काली मिट्टी को काली कपास की मिट्टी भी कहते हैं। काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। आगे हम यदि बात करेंगे मालवा के पठार की, तो मालवा के पठार का विस्तार मुख्य तौर पर यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत पाया जा सकता है। ये त्रिभुजाकार मैदान माना जा सकता है। इसकी औसत जो ऊंचाई है बंदो वो मूल रूप से 300 से लेकर 600 मीटर तक मानी जाती है। औसत ऊंचाई जो इसकी मानी जा सकती है वो 300 से लेकर 600 मीटर मीटर तक मानी जा सकती है। सिगार टॉप इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी यदि कोई है तो सिगार टॉप। मालवा के पठार की सिंगार टॉप नहीं, सिगार टॉप। अर्थात मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी यदि कोई है तो वो सिगार टॉप मानी जा सकती है। अर्थात मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी यदि कोई है तो सिगार टॉप है। हम दोबारा बात कर लेते हैं कि मालवा के पठार के अंतर्गत एक कौन सी नदियाँ बहती है। तो अभी देखी थी हम लोगों ने कौन से पठार में, ये मध्य भारत के पठार के अंतर्गत, मेवाड़ के पठार के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, मालवा का पठार देखा और मालवा के पठार के अंतर्गत ही हम लोग जिस नदी को पढ़ने वाले हैं, जैसे चंबल नदी। बोलो कौन सी नदी? चंबल, काली सिंध, पार्वती, ये प्रमुख नदियां हैं जो मालवा के पठार के अंतर्गत प्रवाहित होती हैं। यदि मध्य प्रदेश में हम बात करें तो मध्य प्रदेश में मालवा के पठार में बहने वाली सबसे जो मुख्य नदी मानी जा सकती है वो यहाँ मालवा के पठार में शिप्रा नदी होगी। कौन सी नदी होगी? शिप्रा नदी। इस शिप्रा नदी के अंतर्गत ही उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। अर्थात महाकालेश्वर मंदिर के समीप जो आप लोगों को नदी मिलेगी, कभी जाओगे घूमने तो उसे शिप्रा नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? शिप्रा नदी। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में एक मुख्य मेला बढ़ता है, उसे कुंभ का मेला कहते हैं हम लोग। कुंभ का मेला बढ़ता है। कौन सा मेला बढ़ता है? कुंभ का मेला। इंदौर और भोपाल मुख्य रूप से शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। इंदौर और भोपाल मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही। भोपाल का तालाब सबसे मुख्य बड़ा आकार का तालाब माना जा सकता है। तालाब प्रायद्वीपीय पठार में हम लोग मालवा के पठार को देख लें। मालवा के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश में पाया जाता है। त्रिभुजाकार माना जा सकता है। लावा निर्मित मैदान माना जा सकता है। यहाँ काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी को काली कपास की मिट्टी कहा जा सकता है। यहाँ कपास की खेती मुख्य तौर पर की जाती है। इसकी औसत ऊंचाई 300 से लेकर 600 मीटर तक मानी जा सकती है। यहाँ काली सिंध है, शिप्रा है, पार्वती है, प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती है। यूँ कहें कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहाँ क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि सिगार टॉप मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी मानी जा सकती है। ये है मालवा का पठार। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम लोग जिसे देखेंगे वो होगा बघेलखंड का पठार। क्रम से ही देख रहे हैं हम, लाइन से लीजिए। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने मेवाड़ का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार। अब हम बघेलखंड का पठार पढ़ने वाले हैं। देखो इधर एकदम साफ है कि बघेलखंड के जो पठार है इसका विस्तार मुख्य तौर पर भारत के यहाँ दक्षिण प्रायद्वीप के अंतर्गत मुख्य तौर पर यहाँ एक राज्य पढ़ा होगा आप लोगों ने, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से 1 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ छत्तीसगढ़।
गढ़। तो भारत के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत यानी कि एमपी और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बघेलखंड के पठार का विस्तार पाया जा सकता है। जो बघेलखंड का पठार है मुख्य तौर पर आजकल वर्तमान में जो एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है वो इसी तरीके से बना रहा है कि बघेलखंड का पठार किन दो पहाड़ियों के बीच में है, तो विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा की श्रेणी के मध्यवर्ती क्षेत्र में जो पठार का विस्तार पाया जा सकता है, वो पठार का विस्तार जो होगा उसे हम लोग मूल रूप से नाम देंगे बघेलखंड का पठार। यहाँ विंध्याचल श्रेणी से मूल रूप से सोन नदी का उद्गम होता है और सतपुड़ा की श्रेणी से महानदी का उद्गम होता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि महानदी और सोन नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र में कौन सा पठार पाया जाता है, या सोन नदी और महानदी के बीच में प्रायद्वीपीय भारत को किस नाम से जाना जाता है, तो बघेलखंड के पठार के नाम से उसे जाना जाता है। यदि सामान्य तौर में यदि आप मानचित्र में से नहीं समझते हैं तो हमें कम से कम अलग अलग लाइनों के माध्यम से काफ़ी लगभग 5 लाइनें लिखनी पड़ेगी। जैसे बघेलखंड के पठार का जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पाया जा सकता है, ये लाइन लिखनी पड़ेगी। फिर ये लिखना पड़ेगा कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सा पठार पाया जाता है, तो बघेलखंड का पठार पाया जाता है। फिर हम आगे देखेंगे विंध्याचल की श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है, तो सोन नदी निकलती है। सतपुड़ा की श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है, तो महानदी निकलती है। और महानदी और सोन नदी के बीच का जो पठार ये प्रदेश है, इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत को किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, तो बघेलखंड का पठार। आगे जो हम लोग देखने वाले हैं वो छोटा नागपुर का पठार देखेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला हम लोग देख रहे हैं छोटे नागपुर का पठार, अर्थात मेवाड़ का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार। अब हम देख रहे हैं नंबर 6 वाला छोटे नागपुर का पठार। छोटे नागपुर का पठार का विस्तार है भारत के इस क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है। मूल रूप से ऐसे कहते हैं कि जहाँ पर छोटे नागपुर के पठार का विस्तार पाया जा रहा है वो सर्वाधिक मुख्य जो विस्तार है वो झारखंड के अंतर्गत बिहार, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, इधर हम लोग देखेंगे तो छत्तीसगढ़ और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो उड़ीसा, इन वाले क्षेत्रों के अंतर्गत छोटे नागपुर का पठार पाया जा सकता है। छोटा नागपुर का पठार खनिज संसाधन संपन्न प्रदेश माना जाता है। इसी कारण यदि देखा जाए तो मूल रूप से इस छोटे नागपुर के पठार को ही भारत में खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। लेकिन यदि कोई विशेष राज्य आप लोगों से पूछा जाए कि वे भारत में खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो फिर राजस्थान आएगा। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। भारत में राजस्थान के अंतर्गत 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इनमें से 44 प्रधान खनिज है, बाद में देखेंगे उन लोग। यूँ कहते हैं खनिज संसाधन से संपन्न प्रदेश माना जा सकता है। इसके कारण ही मूल रूप से यहाँ लोहा, अयस्क, मैग्नीज, कोयला, तांबा, ये मुख्य खनिज जो है मुख्य तौर पर पाए जा सकते हैं। छोटे नागपुर के पठार की यदि हम बात करें तो छोटा नागपुर का पठार भारत में राजमहल की पहाड़ियों और गरजात की पहाड़ियों के मध्यवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है। यूँ कहते हैं छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी यदि कोई है तो वो पारसनाथ की चोटी है। बोलो सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पारसनाथ की चोटी। पारसनाथ की चोटी छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। वहाँ हम लोगों ने देखा था कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी, याद रखना, सिगार टॉप। आगे बात करेंगे हम लोग, पारसनाथ की चोटी सबसे ऊंची है। औसत ऊंचाई वैसे पूछी तो नहीं जाती लेकिन कभी कभी रेयर केस में पूछ लेता है, तो 700 मीटर तक छोटे नागपुर के पठार की औसत ऊंचाई मानी जा सकती है। दामोदर है, उत्तरी कोयल है, सोनरेखा है, शंख है, बोकारो है,
इस प्रदेश में बहने वाली मुख्य नदियाँ मानी जाती है। लेकिन छोटे नागपुर के पठार की सबसे मुख्य प्रधानतम यदि नदी कोई है तो वो दामोदर नदी है। दामोदर नदी के नदी बेसिन प्रदेश के अंतर्गत मुख्य रूप से सर्वाधिक कोयले का जमाव पाया जाता है। सर्वाधिक कोयले का जमाव पाया जा सकता है। इसी कारण इस दामोदर घाटी वाले प्रदेश को हम लोग रूर घाटी प्रदेश या भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। रूर प्रदेश वास्तव में यदि रूर देखा जाए तो कहाँ है? बंदों को जर्मनी में है। जर्मनी के अंतर्गत रूर प्रदेश का विस्तार, वहाँ सर्वाधिक विश्व का कोयला पाया जाता है। तो ये छोटा नागपुर का पठार, स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ छोटे नागपुर के पठार के अंतर्गत जहाँ पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, उसके अंतर्गत ऐसा कहा जाता है कि दामोदर नदी इसे दो भागों में बांट देती है। लेकिन इसके उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत जो पठार पाया जाता है, छोटे नागपुर के पठार का एक छोटा सा टुकड़ा, जैसे हजारीबाग, तीन बाग या कोडरमा का पठार का पठार नाम दे देते हैं। यहाँ झारखंड की जो राजधानी है रांची अर्थात रांची के क्षेत्र में रांची का पठार भी पाया जाता है। छोटे नागपुर के पठार के अंतर्गत ये उत्तरी में और इसके मध्यवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत रांची का पठार पाया जा सकता है। स्थानीय भाषा के अंतर्गत यदि बात करें तो यहाँ पर अनेक पाठ भी पाए जा सकते हैं, जिनको हम लोग आगे देखेंगे। इसके शॉट लीजिए। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले हम लोगों ने मेवाड़ का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य के पठार का विस्तार जो पाया जाता है मूल रूप से यहाँ हम लोग लिख देते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, उड़ीसा के अंतर्गत, यहाँ हम बात करें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों के अंतर्गत इसका विस्तार पाया जा सकता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों के अंतर्गत दंडकारण्य के पठार का विस्तार पाया जा सकता है। मुख्य रूप से कहते हैं कि दंडकारण्य के पठार को बस्तर का पठार भी कहते हैं। दंडकारण्य के पठार को बस्तर का पठार भी कहते हैं और इसका विस्तार मुख्यतः छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सर्वाधिक पाया जाता है। बस्तर के पठार के नाम से भी जाना जा सकता है। इस दंडकारण्य के पठार को हम लोग यूँ कहते हैं कि बस्तर, छत्तीसगढ़ में इसे बस्तर का पठार कह सकते हैं। तो उड़ीसा में कालाहांडी का पठार, उड़ीसा में इसे कालाहांडी का पठार कहते हैं। उड़ीसा में इसे कालाहांडी के पठार के नाम से जाना जा सकता है। बस्तर के पठार के अंतर्गत मूल रूप से यदि बात की जाए तो इस पठार में इंद्रावती नदी बहती है। बोलो कौन सी नदी बहती है? इंद्रावती नदी बहती है। बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ में पाया जाता है और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इस पर इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। कहते हैं कि दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत यदि पूरे पठार की बात की जाए तो यहाँ लोहा आयस का विस्तार पाया जाता है अर्थात इस पठार में लोहा आयस्क पाया जाता है। यहाँ पर लोहा आयस्क की विख्यात खान है, एक तो बेलाडीला और दल्ली राजहरा। बेलाडीला और दल्ली राजहरा। बेलाडीला और दल्ली राजहरा ये 2 खाने मानी जा सकती है लोहा अयस्क की। मुख्य रूप से ऐसे भी कहा जाता है कि कालाहांडी का पठार बॉक्साइड के लिए भी प्रसिद्ध माना जा सकता है। अर्थात ऐसा कहते हैं कि कालाहांडी के पठार पर सबरी और सीलेरू कालाहांडी के पठार पर सबरी
सबरी सीलेरू, ये दो नदियाँ बहती हैं, दो नदियाँ बहती है। सबरी सीलेरू जो नदियाँ हैं कालाहांडी के पठार पर बहती है। कालाहांडी के पठार के अंतर्गत ही सबरी सीलेरी नदियाँ जिन क्षेत्रों में बहती है, कहते हैं कि वहाँ बॉक्साइड का जमाव पाया जा सकता है। ये बॉक्साइड जो होता है ये मुख्य तौर पर एल्यूमिनियम इससे बनता है, अर्थात बॉक्साइड कच्चा है इसके एल्यूमिनियम का। बॉक्साइड से पहले एल्यूमिना बनता है, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनता है। यहाँ पर मुख्य तौर पर इसका जमाव पाया जा सकता है। उड़ीसा के कालाहांडी क्षेत्र के अंतर्गत इन बोलांगिरी और कोरापुट जिले के अंतर्गत बॉक्साइड का, कोलानपुरी जिले के अंतर्गत बॉक्साइड का सर्वाधिक जमाव पाया जा सकता है। लेकिन आप लोग तो इतना याद रखें कि कालाहांडी का पठार कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा के अंतर्गत। अर्थात हम लोग दंडकारण्य के पठार की बात कर रहे हैं। ये दंडकारण्य का जो पठार है इसका मुख्य विस्तार यदि कहीं देखा जाए तो वो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पाया जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये पठार आंशिक रूप से पाया जा सकता है। यूँ कहते हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इस दंडकारण्य के पठार को तो बस्तर का पठार कहते हैं, बस्तर का पठार कहा जा सकता है। और उड़ीसा के अंतर्गत इसे कालाहांडी का पठार कहा जा सकता है, जहाँ बॉक्साइड का जमाव पाया जाता है। पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम का कच्चा है क्या कहलाता है, बॉक्साइड कहलाता है। इंद्रावती नदी यहाँ प्रवाहित होती है। ये इंद्रावती नदी बहुत महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों एनसीईआरटी की किताबों के अंतर्गत जो 9th की किताबें दी हुई है उस किताब के अंतर्गत इस इंद्रावती नदी का विस्तार पाया जाता है। कुछ वह यदि हम प्राचीन समय में पहुंच जाए तो ये इंद्रावती नदी यूँ भी कहते हैं कि वह सौरलोक में भी बहती है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा नहीं जाता। स्क्रीनशॉट की प्रायद्वीपीय पठार बढ़ रहे हैं। उस प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हम लोगों का जो अगली पहाड़ियाँ होंगी, अगले जो पठार होंगे, ये पठार नंबर 8 पे हम लोग जिसे पढ़ने वाले हैं वो होगा मेघालय का पठार। यहाँ मेघालय का विस्तार पाया जा सकता है और मेघालय के पठार की हम लोग बात करेंगे। मेघालय के पठार से हम लोगों ने पहले पढ़ा था छोटा नागपुर का पठार, अर्थात ये छोटे नागपुर के पठार का ही थोड़ा सा बड़ा हुआ भूभाग माना जा सकता है, जिसका विस्तार मूल रूप से इस मेघालय तक पाया जा सकता है। अर्थात छोटे नागपुर के पठार का ही कुछ छोटा सा हिस्सा है जो मेघालय के पठार के रूप में जाना जा सकता है। छोटे नागपुर के पठार को मूल रूप से मेघालय के पठार से अलग करने वाला भ्रंश मालदा भ्रंश माना जाता है। मालदा भ्रंश माना जाता है, जैसे कि आप लोगों के मानचित्र के अंतर्गत दिखाया गया है। यह मालदा भ्रंश दोनों को अलग करता है। और मालदा भ्रंश के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसे राजमहल गारो गेप भी कहते हैं। राजमहल गारो गेप के नाम से भी इसे जाना जा सकता है। यहाँ पर मुख्य तौर पर यूँ कहते हैं कि गारो खासी और जयंतिया नामक जनजातियाँ पाई जाती है और इन्हीं जनजातियों के नाम पर यहाँ गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों का नामकरण किया गया है। यहाँ गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी नौकरेक है, खासी की सीलाऊ है और जयंतिया की मरगसी मानी जाती है। गारो की सबसे ऊंची यदि कोई चोटी मानी जाती है तो गारो की सबसे ऊंची चोटी में नौकरेक। खासी की सबसे ऊंची चोटी यदि कोई देखी जाती है तो उसे कहा जाता है शिलांग। और यदि जयंतिया की सबसे ऊंची चोटी देखी जाती है तो मुख्य तौर पर उसके बारे में कहा जाता है मरगसी। ये प्रमुख ऊंची चोटी हो सकती है। यदि हम मेघालय के पठार की
सबसे ऊंची चोटी की यदि बात करते हैं तो वो ये शिलांग चोटी मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। यहाँ यदि हम बात करें तो यहाँ बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी का मानसून यदि विश्व में, भारत में नहीं, विश्व में सर्वाधिक कहीं बारिश करता है तो यहाँ मेघालय के पठार के अंतर्गत गारो खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ पाई जाती है। और गारो खासी जैंतिया की पहाड़ियों के अंतर्गत जब मूल रूप से बंगाल की खाड़ी का मानसून प्रवेश करता है तो यहाँ विश्व की सर्वाधिक बारिश मासिनराम मेघालय में करवाता है। यहाँ लिखते हैं मासिनराम मेघालय, यहाँ लिख देते हैं, चलो मासिनराम मेघालय। मासिनराम मेघालय के अंतर्गत विश्व की सर्वाधिक बारिश होती है। कई किताबों में आप लोगों को चेरापूंजी भी मिलेगा इसके पास ही। तो मासिनराम मेघालय के अंतर्गत विश्व की सर्वाधिक बारिश होती है। याद रखना है आप लोगों को कि मेघालय का पठार छोटे नागपुर के पठार से मेघालय के पठार को अलग करने वाला जो भ्रंश है उसे मालदा भ्रंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये गारो पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है और राजमहल की पहाड़ियाँ भी पाई जाती है। तो इसे मूल रूप से गारो या फिर मूल रूप से मालदा भ्रंश, राजमहल, गारो गेप के नाम से भी इसे जाना जा सकता है। मेघालय के पठार की ऊंची 3 मुख्य तौर पर 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी और जैंतिया। तो गारो खासी और जैंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं इनका नामकरण यहाँ पाए जाने वाली जनजातियों के आधार पर किया गया है। ये जो जनजातियाँ हैं या इनका विस्तार ज़्यादा पाया जाता है तो इन्हीं के नाम पर इनकी पहाड़ियों का नाम रख दिया गया है। ये पहाड़ियाँ कीपाकार हैं और कीपाकार पहाड़ियाँ होने के कारण यहाँ बंगाल की खाड़ी का मानसून कीपाकार पहाड़ियों के चारों ओर विकेंद्रीकृत होता हुआ विश्व की सबसे ज़्यादा घनघोर बारिश यही करवा देता है। 1100 से लेकर 1300 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ बारिश होती है। विश्व की सर्वाधिक बारिश मासिनराम मेघालय के अंतर्गत होती है। यहाँ पर गारो की सबसे ऊंची चोटी यदि कोई है तो नोकरेक है। और बात करते हैं खासी की सबसे ऊंची चोटी तो वो शिलांग है। और मरगफी जैंतिया की सबसे ऊंची चोटी मानी जा सकती है। ये यहाँ पर जैसा मानचित्र में दिखाया गया है वहाँ भी बिल्कुल वैसा ही विस्तार पाया जाता है। यदि एग्जामिनर आप लोगों से इधर पश्चिम से पूरब की तरफ बताएंगे तो सबसे पहले गारो खासी जैंतिया, यदि पूरब से विस्तार पूछता है तो जैंतिया, खासी और गारो का विस्तार पाया जा सकता है। हम प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आगे पठार को लेंगे जिसे कार्बी एंगलोंग के पठार के नाम से जाना जाएगा। फिर हम आगे बात करेंगे दक्षिण का पठार। इस प्रकार से हम लोगों का प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। इसके शॉट लीजिए आप लोग। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हम लोगों ने मेघालय का मेवाड़ का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का, मालवा का, बघेलखंड का, छोटा नागपुर का, दंड कारण्य का और मेघालय का पठार कार्बी एंगलोंग का पठार हम लोग देखेंगे। कार्बी एंगलोंग, कार्बी एंगलोंग का पठार ये 9 नंबर वाला हम लोगों का पठार रहेगा। इसका मुख्य विस्तार यदि आप लोगों को पूरा इसी प्रकार से भारत का भूगोल चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंतर्गत हम लोगों को बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा, ताकि हम लोग आगे प्रोत्साहित होकर अच्छे से अच्छे वीडियो रिकॉर्ड करने का आप लोगों के लिए प्रयास करें। बंधु आप लोग तो एकदम विश्वास रखना, इंटरनेट का ज़माना है, रिकॉर्डिंग क्लासें आप लोगों को भारत में कहीं यूट्यूब पे भरी पड़ी है, लेकिन यहाँ यदि आप लोग देखोगे तो सब विस्तार पूर्वक आप लोगों को व्यवस्थित तरीके से मिलेगा। और टॉपिक को कहीं आप लोग मैच करो या मत करो, लेकिन उस पेपर से ज़रूर करना जो भी हाल ही का पेपर RS का हुआ है। यदि टॉपिक में ये सिलेबस है तो यहाँ से आप लोगों को जरूर क्वेश्चन मिलेगा। आप कार्बी एंगलोंग का पठार, इसका मुख्य विस्तार यदि देखा जाए तो वो असम में पाया जाता है, असम में पाया जा सकता है, ये असम, अर्थात कार्बी एंगलोंग के पठार का विस्तार असम में पाया जाता है। कहते हैं कि यह मुख्य तौर पर मिकिर की और आगे देखें तो रेंगमा की पहाड़ियाँ पाई जाती है। मिकिर
और रेंगमा की पहाड़ियाँ यहाँ पाई जाती हैं। बस इतना सा कि कार्बी एंग्लों का पठार। आगे हम लोग देखेंगे दक्कन का पठार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो समझा करो आप लोग तो मात्र कार्बी एंग्लों का पठार। इसका विस्तार कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा असम के अंतर्गत। यह समूही क्षेत्र है जब भारत का पहला तेल का कुआं विकसित किया गया, खोदा गया। सर डिगबोई कहते हैं। क्या कहते हैं? डिगबोई। असम के अंतर्गत भारत में खनिज तेल, पेट्रोलियम का जमाव पाया जा सकता है। बाकी गुजरात के तट पर और मुंबई हाई के अंतर्गत हम लोग जब खनिज पदार्थ देखेंगे तो इनका अच्छे से विस्तार देखेंगे। पहले आप लोग कार्बी एंग्लों का पठार, ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत 9वें नंबर का पठार हो सकता है। आगे चलेंगे हम लोग मूल रूप से, जिसमें देखेंगे हम लोग दक्कन का पठार। देखेंगे हम लोग दक्कन के पठार के अंतर्गत ये 10वें नंबर का हम लोगों का प्रायद्वीपीय पठार का 10वां भाग होगा। दक्कन के पठार का जो विस्तार है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों के अंतर्गत मूल रूप से दक्कन के पठार का विस्तार पाया जाता है। वही दक्कन के पठार के बारे में कहा जाए तो ये लावा निर्मित पठार है। लावा निर्मित पठार है। मुख्य तौर पर यदि देखा जाए तो यहाँ काली मिट्टी का विस्तार, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। सभी कहते हैं यहाँ काली कपास की, अर्थात कपास की कृषि की जाती है। कपास की खेती की जाती है। महाराष्ट्र के अंतर्गत यदि दक्कन के पठार को हम लोग भौतिक प्रदेश या प्रादेशिक विभाजन के आधार पर, प्रादेशिक विभाजन के आधार पर देखें तो दक्कन के पठार को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है बंधु। ये रहा दक्कन का पठार। ये दक्कन का पठार 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र का पठार। आगे देखेंगे हम तेलंगाना का पठार, वही का पठार। आगे देखेंगे कर्नाटक का पठार। अर्थात ये 3 इसके प्रादेशिक विभाजन हो सकते हैं। कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। हम लोगों ने दक्षिण के पठार के अंतर्गत पहले देखा था मालवा के पठार के बारे में। उसकी विशेषताएं, इसकी विशेषताएं तब बिल्कुल थोड़ी मिलती जुलती मानी जा सकती है। यूँ कहते हैं कि ये जो दक्कन का पठार है, इस दक्कन का पठार का सामान्य जो ढाल है वो इधर पश्चिम से पूर्व की ओर माना जाता है। पूर्व की ओर माना जाता है। यूँ कहते हैं कि लावा निर्मित पठार है। लावा निर्मित पठार है। लावा कहाँ से आया? ज्वालामुखी उद्गार से आया। पृथ्वी के भूगर्भ के नीचे जो तप्त मैग्मा पाया जाता है उसे धरातल पर प्रकट होने के बाद में उसे लावा के नाम से जाना जाता है। यहाँ काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो कपास की खेती इस क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य तौर पर की जा सकती है। महाराष्ट्र के पठार से गोदावरी नदी और कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ये नदियाँ इन क्षेत्रों के अंतर्गत बहती है। आगे हम लोग महाराष्ट्र के पठार का भौतिक विभाजन नहीं, अलग अलग प्रादेशिक विभाजन देखेंगे। तो ये जो प्रादेशिक विभाजन होगा ये महाराष्ट्र का पठार नंबर 1, नंबर 2 तेलंगाना का पठार, नंबर 3 कर्नाटक का पठार। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। हम अलग अलग महाराष्ट्र के पठार को विस्तार देंगे। एक एक चीज़ों की बात करते हुए आगे चलते हैं। महाराष्ट्र का पठार। अब महाराष्ट्र के पठार की यदि हम बात करें तो यहाँ कृष्णा और गोदावरी नदियों का उद्गम माना जा सकता है। महाराष्ट्र के पठार का विस्तार वही महाराष्ट्र के अंतर्गत इसका विस्तार पाया जा सकता है। यहाँ वही काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है और काली कपास
की मिट्टी कहलाती है, क्योंकि इस प्रदेश के अंतर्गत सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। भारत के अंतर्गत सबसे पहले 1854 में कवासजी डाबर के द्वारा मुंबई के अंतर्गत ही भारत की पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना इसी पठार के अंतर्गत की गई थी। लेकिन उन सब चीज़ों को हम लोग जब उद्योग पढ़ेंगे तो वहाँ पे उन चीज़ों को विस्तार देंगे। आप लोग देखना, एक भी यहाँ सिलेबस के अलावा भारत यानी कि बिल्कुल भी फालतू बकवास नहीं की जाएगी, सिलेबस को डिट्टो आगे बढ़ाया जाएगा। आगे देखना, कृष्णा और गोदावरी महाराष्ट्र के अंतर्गत इनका विस्तार पाया जा सकता है। आगे देखिए, कपास की खेती भी की जाती है। आगे हम तेलंगाना के पठार की बात कर लेते हैं। तेलंगाना के पठार का जो विस्तार है मुख्य रूप से तेलंगाना राज्य के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत इसका विस्तार पाया जा सकता है। आगे हम लोग यदि बात करें तेलंगाना के पठार के में ही, तो यहाँ कृष्णा गोदावरी और कृष्णा गोदावरी के अलावा भी कोलेरू नदियाँ या पेनेरू नदियों का विस्तार तेलंगाना के पठार में पाया जा सकता है। आदि यदि बात करें तो हम लोग यूँ कहते हैं कि दक्षिण के भाग के अंतर्गत ही ये जो तेलंगाना का पठार है, ये तेलंगाना का पठार और सीमांत आंध्रा का पठार, यहाँ सीमांत आंध्रा का पठार, ये लो सीमांत आंध्रा का पठार अर्थात यह रायलसीमा का विस्तार पाया जाता है। ये याद रखना आप लोग, सीमा का विस्तार पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं कर्नाटक के पठार की। तो कर्नाटक के पठार के अंतर्गत यदि देखा जाए तो ये जो कर्नाटक का पठार है, ये कर्नाटक का पठार का ही एक भूभाग माना जाता है, जिसे हम बेंगलुरु का पठार कहते हैं। लुरु का पठार अर्थात बेंगलुरु के पठार के नाम से भी इसे जाना जा सकता है। इसकी समोच्च रेखीय 600 मीटर की इसकी ऊंचाई मानी जा सकती है। बेंगलुरु के पठार को प्राचीन समय में यहाँ जो क्षेत्र था उसे मैसूर कहा जाता था, तो बेंगलुरु के पठार को मैसूर का पठार भी बोल सकते हैं। मैसूर का पठार, मैसूर का पठार अर्थात ये प्रायद्वीपीय पठार के 10 उपभाग करके हम लोगों ने 10 पठारों के रूप में प्रायद्वीपीय पठार को समझने का प्रयास किया है। आगे हम प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख पहाड़ियों की बात करेंगे, इसकी छोड़ लीजिए आप लोग। अब हम प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत जो अलग अलग हमने प्रादेशिक आधार पर 10 पठार देखे थे प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत, उसी के अंतर्गत हम प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख पर्वतों और पहाड़ियों की बात करने वाले हैं। जैसे कि प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत मूल रूप से यहाँ कौन कौन सी पहाड़ियाँ, कौन कौन से पर्वत पाए जा सकते हैं, यहाँ हम लोग देखेंगे मूल रूप से अरावली की पहाड़ियाँ। उसके नीचे देखें हम काठियावाड़ का पठार, उससे नीचे देखेंगे हम लोग विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। यहाँ यदि देखेंगे तो राजस्थान के अंतर्गत मुख्य विस्तार पाया जा सकता है। जैसे कि नंबर 1 हम लोग देखेंगे अरावली। अरावली के नीचे चलेंगे तो यहाँ मिलेगा हम लोगों को काठियावाड़, काठियावाड़, काठियावाड़। फिर काठियावाड़ से हम लोग यहाँ नीचे चलेंगे तो विंध्याचल की श्रेणी, विंध्याचल नंबर 2, काठियावाड़ नंबर 3, विंध्याचल। उसमें विंध्याचल से नीचे जो चलेंगे तो सतपुड़ा, सतपुड़ा, सतपुड़ा से नीचे चलेंगे तो आएगा पश्चिमी घाट। ये वाला जो क्षेत्र है नंबर 5 पे देखेंगे पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। ये वाला जो क्षेत्र होगा वो होगा नंबर 6 पर पूर्वी घाट। घाट और जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों मिलेंगे वहाँ होगी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये लीजिए नंबर 7, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इन पहाड़ियों को हम क्रम से देखते हैं। सबसे पहले देंगे अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली की
पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियों का सर्वाधिक जो विस्तार है 80% अर्थात 550 किमी की लंबाई में इसका विस्तार राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जा सकता है। यहाँ हम एक मानचित्र बनाते हैं राजस्थान का, समझना आप लोग। ये राजस्थान के अंतर्गत ये अरावली पर्वतमाला, ये लीजिए। प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली की उत्पत्ति मानी जा सकती है। कहते हैं कि ये जो अरावली है, अरावली है ये राजस्थान में खेड़ब्रह्म सिरोही से खेतरी झुंझुनू तक 550 किमी की लंबाई के अंतर्गत फैली हुई है, अर्थात राजस्थान में इसका 80% विस्तार पाया जा सकता है। प्री कैम्ब्रियन काल में ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला मानी जा सकती है, मानी जा सकती है। अमेरिका की अप्लेशियन पर्वतमाला से, अमेरिका की अप्लेशियन पर्वतमाला से इसकी तुलना की जाती है, तुलना की जा सकती है। अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत यदि हम लोग देखें तो 692 किलोमीटर किमी की इसकी कुल लंबाई है, लंबाई मानी जा सकती है। अरावली के अंतर्गत ये हम बात करें तो ये पालनपुर गुजरात से प्रारंभ होती है। यहाँ इसके आगे पालनपुर गुजरात से प्रारंभ होगी, जो यहाँ दिल्ली तक राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ियों तक इसका विस्तार पाया जा सकता है। आप लोग अच्छे से समझते रहिए, बस कंटिन्यू लगातार इसका विस्तार पाया जा सकता है। यूँ कहते हैं अरावली का जब निर्माण हुआ तो इसकी औसत ऊंचाई 5000 मीटर थी। आज एक अवशेष के रूप में इसकी कुल ऊंचाई 930 मीटर रह गई। इसी के अंतर्गत यदि हम बात करें तो अरावली पर्वतमाला मध्य भारत का सबसे बड़ा या ऊंचा जल विभाजक माना जाता है। आगे यदि हम बात करें अरावली पर्वतमाला की, तो अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत यूँ कहते हैं कि ये जो अरावली पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी यदि कोई है तो वो है गुरु सीकर 1722 मीटर की उसकी ऊंचाई है। ये मध्य भारत की भी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। यहाँ हम लोग देंगे प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख पर्वतों और पहाड़ियों की बात कर रहे हैं, जिसमें पहली हम पहाड़ी लेंगे अरावली पर्वतमाला। जब हम राजस्थान के अंतर्गत विशेष तौर से अरावली को पढ़ेंगे तो उसकी एक एक चीज़ को पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ हम लोग मुख्य तौर पर प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत अरावली की ऊंची चोटी
कि अरावली की पहाड़ियों की बात कर रहे हैं, ये प्री कैम्ब्रियन काल के मानी जा सकती है। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला हो सकती है। 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जो यहाँ पालनपुर गुजरात से प्रारंभ होगी। वैसे तो इसका मुख्य विस्तार है जो यूँ कहते हैं अरब सागर से माना जा सकता है। पढ़ाने वाले यूँ भी कहते हैं कि मूल रूप से इसका जो विस्तार है वो अरब सागर से माना जाता है, तो अरावली का पिता अरब सागर को भी कहते हैं। यहाँ खेड़ ब्रह्म सिरोही से लेकर खेतरी झुंझुनू तक 550 किमी की लंबाई है। अरावली में इसका विस्तार 80% तक पाया जा सकता है। सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर है। मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी या मध्य भारत का महान जल विभाजक कहा जा सकता है। जल विभाजक कहते हैं किसे, जो जल को संभवतः है, जो जल को संभवतः दो अलग अलग भागों के अंतर्गत बाढ़ दे, उसे जल विभाजक के नाम से जाना जा सकता है। आगे यदि बात की जाए तो प्री कैम्ब्रियन काल के अंतर्गत इस चोटी का निर्माण हुआ है। प्री कैम्ब्रियन क्या है, सिल्युरियन और डेवोनियम काल के मध्य का जो समय था वो कालक्रम वो प्री कैम्ब्रियन काल के नाम से जाना जाता है। ये भारत की सबसे बड़ी अवशिष्ट पर्वत माला मानी जाती है। यहाँ तक आप लोग यूँ देखते हैं कि जब इसका मूल निर्माण हुआ था तब इसकी औसत ऊंचाई 5000 मीटर थी। आज घिसते अवशेष के रूप में ये औसत ऊंचाई 930 मीटर रह गई है। ये भी कहते हैं कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर मानी जाती है, जो सिरोही के अंतर्गत आती है। ये बंदो पहली चोटी है अरावली पर्वतमाला। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे देखने का या आगे समझेंगे। अगली चोटियों को जिनको हम लेंगे वो होगी काठियावाड़ की चोटी। अगली जो हम लोग देखने वाले हैं वो मूल रूप से होगी काठियावाड़ की चोटी। और ये जो काठियावाड़ की चोटी रहेगी वो गीर, गिरनार और मांडव श्रेणियों से मिलकर बनेगी। इसका मुख्य विस्तार जो मिलेगा वो गुजरात के अंतर्गत पाया जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं काठियावाड़ की चोटी। और ये जो काठियावाड़ की चोटी होगी, इस काठियावाड़ की चोटी का जो मुख्य विस्तार होगा वो गुजरात के अंतर्गत पाया जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ गिरनार और मांडव ये प्रमुख श्रेणियाँ पाई जाती है। और इन श्रेणियों की सबसे ऊंची चोटी, यदि काठियावाड़ की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो गोरखनाथ इसकी सबसे ऊंची चोटी मानी जा सकती है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस गीर वाले क्षेत्र के अंतर्गत भारत में यह गीर प्रदेश एशियाई शहरों के लिए प्रसिद्ध माना जा सकता है। अभी हाल ही में ये नवरात्र आने वाले हैं जिसके अंतर्गत माता रानी को एक बब्बर शेर पे बैठा हुआ दिखाया जाता है, जिसके बहुत मुँह पे बड़े बड़े बाल होते हैं। वो एशियाई शेर के नाम से जाने जाते हैं। तो गीर गुजरात के जंगलों के अंतर्गत ये काठियावाड़ के मैदान में सबसे ज़्यादा यदि कहीं एशियाई शेर मिलता है तो भारत के इस गिरनार और मांडव श्रेणी के अंतर्गत पाए जाते हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी यदि कोई मानी जाती है तो वो गोरखनाथ मानी जा सकती है। काठियावाड़ का पठार, कौन सा पठार है? काठियावाड़ का पठार। काठियावाड़ के पठार के अंदर अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो विंध्याचल का पठार देखेंगे हम लोग। ये जो नंबर 3 पे पाया जा रहा है विंध्याचल का पठार, विंध्याचल के पठार का विस्तार देखेंगे। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए। विंध्याचल की श्रेणी देखेंगे, ये रही विंध्याचल की श्रेणी। तो कहते हैं विंध्याचल की श्रेणी उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत का विभाजन करती है, यानी कि वो चोटी है जिससे हम लोग उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के विभाजन के रूप में भी हम लोग देख सकते हैं विंध्याचल। कौन सा चल? विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत श्रेणी अरावली के बाद भारत का दूसरा सबसे अवशिष्ट पर्वत माना जाता है।
माना जाता है से उत्तर पूर्व की ओर और यह पर्वत 1050 किमी की लंबाई के अंतर्गत फैला हुआ माना जा सकता है। यूँ कहते हैं कि उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को ये चोटी अलग करती है। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को यह चोटी अलग करती है। जैसे कि ये चोटी है तो ये उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को अलग करती है। मूल रूप से ऐसा कहा जाता है कि इस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत नर्मदा भ्रंश घाटी पाई जाती है। नर्मदा नदी बहती है तो नर्मदा भ्रंश घाटी के अंतर्गत इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, यदि विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वो सद्भावना चोटी, ये लो यहाँ लिख देते हैं यूँ बना के। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी तो है सद्भावना चोटी विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी मानी जा सकती है। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु सीकर देखी थी। काठियावाड़ की सबसे ऊंची चोटी हम लोगों ने जो देखी है वो गोरखनाथ देखी है। गोरखनाथ देखिए, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु सीकर वास्तव में लगेगा आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना सबकी बताई जाएगी। पूरा भारतवर्ष पढ़ा होगा आप लोगों ने आज दिन तक, भारत के भौतिक प्रदेश 4-5 पेज में, लेकिन यहाँ कोई क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा आप लोगों के सिलेबस से। ये नहीं कहता आप लोगों को लगातार, यदि आप लोग 1, 2, 3, 4 वीडियो लगातार देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आने लगेगा। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इसका ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा अवशिष्ट पर्वत माना जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा पहला अवशिष्ट पर्वत अरावली पर्वत मानी जाती है। दक्षिणी पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर यदि इसकी सामान्य लंबाई देख लें हम लोग तो 1050 किमी मानी जा सकती है। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को ये अलग करती है। उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करने वाली जो श्रेणी है, यानी मध्य भारत के अंतर्गत सबसे मिडावल में जो पाई जाती है वो जो चोटी है वो विंध्याचल श्रेणी मानी जा सकती है। विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत मुख्य तौर पर नर्मदा नदी बहती है, तो ये नर्मदा भ्रंश के अंतर्गत प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी मानी जा सकती है। विंध्याचल पर्वत खंड जो है वो चूना पत्थर से निर्मित माना जा सकता है। ये कहते हैं कि विंध्याचल की जो श्रेणी है वो चूना पत्थर से निर्मित मानी जाती है। इसी कारण यहाँ पर मुख्य तौर पर संगमरमर का विस्तार पाया जा सकता है। ये जो विंध्याचल की श्रेणी है वो चूना पत्थर से निर्मित माना जा सकता है। ये चूना पत्थर से निर्मित होने के कारण यहाँ संगमरमर का विस्तार या जमाव देखा जाता है। भ्रंश घाटी, जिस भ्रंश घाटी के अंतर्गत नर्मदा नदी बहती है वहाँ भी मूल रूप से संगमरमर का विस्तार देखा जा सकता है। लेकिन संगमरमर का सबसे ज़्यादा जहाँ उत्पादन होता है मकराना का नागौर के अंतर्गत, आप लोगों के राजसमंद के अंतर्गत ये सबसे ज़्यादा हो सकता है। चूना पत्थर से निर्मित मानी जा सकती है। यूँ कहते हैं विंध्याचल में भारनेर कैमूर की पहाड़ियाँ पाई जाती। भारनेर कैमूर की पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। यदि आप लोगों को ऐसे ही मानचित्र के अंतर्गत डिट्टो ऐसे समझ में आ सकता है तो ये आप लोगों की जो थ्योरी लिखी जाती है, आप कमेंट करके कहोगे तो हम थ्योरी लिखना बंद कर देंगे, मात्र पॉइंट पर ही बात करेंगे कि यहाँ बारनेर कैमूर की पहाड़ियाँ पाई जाती है। तो पहाड़ियाँ लिख देंगे उनके पीछे, लेकिन ये जितना भी सब यहाँ लिखा गया है हम उसे छोड़ देंगे। विंध्याचल की श्रेणी हम लोग देख रहे हैं भारत की दूसरी सबसे बड़ी
मुख्य तौर पर अवशिष्ट पर्वतमाला मानी जा सकती है। भारत की सबसे बड़ी जो अवशिष्ट पर्वतमाला है वो मूल रूप से अरावली हो सकती है। दक्षिणी पश्चिम तक इसका विस्तार 1050 किमी की श्रेणी में विस्तृत हो सकता है। कहते हैं कि विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत ही बंधु यहाँ पर पन्ना घाटी में हीरे की भारत की सबसे बड़ी खाने पाई जाती है। भारत में पन्ना मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही मूल रूप से टाइगर भी विस्तृत है। ऐसी विंध्याचल की श्रेणी के अंतर्गत अनेक प्रकार के टाइगर रिजर्व स्थित है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, तो यूँ भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट माना जाता है। आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं विंध्याचल के बाद में हम सतपुड़ा देखेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इन्हें समझने का प्रयास कीजिए। विंध्याचल श्रेणी से नीचे हम लोग ये रही विंध्याचल श्रेणी से नीचे हम लोग सतपुड़ा की पहाड़ियाँ देखेंगे। सतपुड़ा की पहाड़ियों का विस्तार मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही पाया जाता है। यहाँ हम लोग अरावली पर्वतमाला, काठियावाड़ है, विंध्याचल है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, काठियावाड़ की सबसे ऊंची चोटी गोरखनाथ है और विंध्याचल की सद्भावना मानी जाती है। सतपुड़ा के अंतर्गत हम लोग सतपुड़ा का विस्तार देख लेते हैं। अभी हमने विंध्याचल देखा था कि विंध्याचल चूना पत्थर से निर्मित माना जाता है। क्या माना जाता है? चूना पत्थर से निर्मित चट्टानें मानी जा सकती है। चूना पत्थर से निर्मित है विंध्याचल की श्रेणी। एक एक लाइन को हम लोग ऐसे डिटो समझेंगे कि जो सतपुड़ा की श्रेणी है मुख्य तौर पर इसका विस्तार बालू पत्थरों से निर्मित माना जाता है। बालू पत्थरों से निर्मित है। सतपुड़ा बालू पत्थरों से निर्मित है और भारत की तीसरी सबसे बड़ी अवशिष्ट पर्वतमाला मानी जाती है। पहली अवशिष्ट पर्वतमाला सबसे बड़ी अरावली थी, दूसरी सबसे बड़ी विंध्याचल है और तीसरी सबसे बड़ी सतपुड़ा मानी जा सकती। अवशिष्ट की बात की हम लोगों ने। भारत की सबसे बड़ी अवशिष्ट पर्वतमाला जो मानी जाती है अरावली, क्योंकि जब निर्माण हुआ था तो इसकी औसत जो ऊंचाई थी वो 5000 मीटर थी और आज वर्तमान में इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर रह चुकी है। तो सतपुड़ा बालू पत्थरों से निर्मित है। ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी अवशिष्ट पर्वतमाला मानी जा सकती है। यूँ कहते हैं कि ये सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं, इन सतपुड़ा की पहाड़ियों को प्रादेशिक आधार पर, किसके आधार पर? प्रादेशिक आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा जा सकता है। अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जा सकता है। जैसे राजपीपला की पहाड़ियाँ गुजरात में, राजपीपला की पहाड़ियाँ वो गुजरात के अंतर्गत मिलेगी। राजपीपला की पहाड़ियों का यदि विस्तार देखा जाए तो सतपुड़ा की पहाड़ियों में हम लोगों को गुजरात में मिलेगा। गाडविल गढ़ की पहाड़ियों ये भी गुजरात में मिलेगी, गुजरात के अंतर्गत। अर्थात सतपुड़ा की पहाड़ियों को गुजरात में राजपीपला की पहाड़ियाँ गढ़ की पहाड़ियों के नाम से जाना जा सकता है। आगे देखेंगे हम गाडविलगढ़ की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ एमपी में, महादेव की पहाड़ी ये एमपी में मिलेगी। मध्य प्रदेश के अंतर्गत महादेव की पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। मेघालय की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के अंतर्गत, मेघालय की पहाड़ियाँ का विस्तार ये भी एमपी में मिलेगा, के अंतर्गत पाई जा सकती है। यूँ कहते हैं इस श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है सतपुड़ा की वो धूपगढ़ मानी जा सकती है। कैसी मानी जा सकती है? धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी यदि कोई है तो वो धूपगढ़ मानी जा सकती है। धूपगढ़ महादेव की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ इसकी पहाड़ियों में स्थित है? महादेव की, अर्थात धूपगढ़ की जो चोटी है वो महादेव की पहाड़ियों में स्थित मानी जा सकती है। महादेव की पहाड़ियों में पंचमढ़ी नामक जैव आधारित क्षेत्र भी माना जा सकता है। जैव आधारित क्षेत्र भी माना जा सकता है। जैव आधारित क्षेत्र पंचमढ़ी जैव आधारित क्षेत्र पंचमढ़ी ये महादेव की पहाड़ियों के अंतर्गत इसका विस्तार पाया जा सकता है। महादेव की पहाड़ियों में बैतूल का पठार पाया जा सकता है। बैतूल का पठार
यहाँ पाया जा सकता है, अर्थात महादेव की पहाड़ियों में बैतूल के पठार पाया जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ मानी जा सकती है। यहाँ पे बैतूल के पठार से ही ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ताप्ती नदी का उद्गम यदि कहीं से होता है तो वो मूल रूप से बैतूल के पठार से होता है। मेकाले की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी यदि कहीं पूछ ली जाए आप लोगों से मेकाले की श्रेणियों की, तो वो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। मेकाले की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक इसकी सबसे ऊंची चोटी मानी जा सकती है। और अमरकंटक से जिस नदी का यदि उद्गम होगा तो वो मूल रूप से हम अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम करेंगे। एक तो नर्मदा और सोन नदी। मेघालय की सबसे ऊंची चोटी यदि मानी जा सकती है मेघालय की, तो अमरकंटक की चोटी, और अमरकंटक की चोटी से दो नदियों का जन्म होता है, एक नर्मदा और दूसरी सोन नदी का उद्गम माना जा सकता है। यूँ कहते हैं इस श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है अमरकंटक की वो 760 मीटर तक मानी जा सकती है। 760 मीटर तक इसकी ऊंचाई मानी जा सकती है। ये श्रेणी नर्मदा भ्रंश घाटी में दक्षिण में तथा ताप्ती नदी भ्रंश घाटी के उत्तर में स्थित मानी जा सकती है। यूँ कहते हैं कि जो सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा घाटी के तो दक्षिण में है। नर्मदा घाटी के दक्षिण में अर्थात यह नर्मदा नदी बहती है। बोलो कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी के तो दक्षिण में है और ताप्ती के उत्तर में है, तो यह ताप्ती लिख देता हूँ मैं। ये लो ताप्ती नदी, अर्थात नर्मदा और ताप्ती के मध्य में सतपुड़ा की श्रेणी फैली हुई है। नर्मदा श्रेणी के दक्षिण में ये नर्मदा नदी, कौन सी नदी? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के मध्य की जो श्रेणी है उस सतपुड़ा के नाम से जानी जाती है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से कभी पूछ लिया जाता है। गुजरात या मध्य प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्रों के अंतर्गत इसका विस्तार पाया जा सकता है। आगे हम लोग जो कल की क्लास में देखेंगे वो पश्चिमी घाट से इसका विस्तार देखेंगे। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए।